नमस्कार, मैं रविश कुमार। यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन को रोकने के नाम पर तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। ये सारे नियम सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ खड़े प्रतीत होते हैं, जिसने 2018 में कहा था कि प्रदर्शन करना, प्रदर्शनों में भाग लेना मौलिक अधिकार है। जरा सी बात पर छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि हॉस्टल में भाषण देने से पहले डीन से अनुमति लेनी होगी। जिन पर लोकतांत्रिक होने की जिम्मेदारी है, वो लोकतांत्रिक भावनाओं को कुचलने के नियम बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। टेलीग्राफ अखबार की खबर बताती है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने भाषण में कह दिया कि आज जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, लेकिन यह संविधान अल्पसंख्यक मतों द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के 293 सदस्यों ने मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। अगर आप उस समय के पत्रों को पढ़ें तो पता चलेगा कि कई लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब प्रस्तावना वेद बन गई है। लेकिन अगर हमें प्रस्तावना पसंद नहीं है तो मतदाता जो मिलकर संसद बनाती है इसे बदल देंगे। जब इसकी आलोचना हुई, प्रेस में यह बयान छपा, तो यूनिवर्सिटी ने जांच करवाई कि उस भाषण को कौन रिकॉर्ड कर रहा था। सीसीटीवी से एक छात्र की पहचान हुई जो भाषण को रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद उस छात्र को हॉस्टल से निकाल दिया गया। সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? পার্লামেন্ট উইল বি সুপিরিয়র টু দ্য কনস্টিটিউশন, যেটা কিন্তু ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে একদম বিপরীত। কিন্তু হয়েছিল, আমরা মেনে নিয়েছিলাম। তারপরে যে মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা চলে গেল, মোরারজি দেশাইয়ের ক্ষমতা এলো, তখন ওরা 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট করলেন, সেখানে পুরনো জায়গায় ফিরে গেলাম। আজকে যারা সিএ এর বিরোধিতা করছেন তারা প্রিয়াম্বল পড়ছেন। এই কনস্টিটিউশনটা কিন্তু বানানো হয়েছিল মাইনরিটি ভোটস দিয়ে। 293 জন লোক সংবিধান সভায় বসে সংবিধান বানিয়েছিলেন। তৎকালীন কাগজ যদি দেখো, অনেকেই অপছন্দ করেছে। আজকে সেটাই হয়ে গেল আমাদের কাছে বেদ, প্রিয়াম্বলটা বেদ হয়ে গেল। সেটা যদি আমরা অপছন্দ করি, আমরাই যারা আমরা ভোটার, যারা আমরা সংসদ তৈরি করি, আমরা চেঞ্জ করব। কিন্তু চেঞ্জ করার পদ্ধতি মানে এই নয় যে উত্তাল गाली-गलौज। जिन्हें ये कहना चाहिए था कि संविधान का हर हालत में पालन होना चाहिए, वो वाइस चांसलर बांग्ला में कह रहे हैं कि प्रस्तावना बदल दी जाएगी। बल्कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह बात कही जाने लगी है। संविधान बदलने की भी कई तरह से, कई जरिए से ये बात कही जाती है, ताकि आप इस ख्याल से सहज हो जाएं कि ऐसा हो सकता है। खैर, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उसके वाइस चांसलर जो कह रहे हैं क्या सही है। साथ ही इस पर भी बात हो सकती है कि वाइस चांसलर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना अल्पमत से पास हुई। क्या ऐतिहासिक रूप से ये बात सही है, तथ्य सही है? कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, और संविधान जो है वो तो सुप्रीम लॉ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैंने देश को संविधान नहीं बताया, और इसलिए न सिर्फ लोग संविधान के बारे में उनको पूरा ज्ञान नहीं है, बल्कि वो औरों को भी गलत बात बता रहे हैं। भारत का संविधान जो है रवीश, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना। इसमें बहुत मेहनत लगी। आपको मालूम है कि 1946 से ही संविधान बनाने का कार्य शुरू हो गया था, और हर दिन रवीश टोटल 55,000 लोगों ने संविधान बनने के दौरान, जो विजिटर गैलरी थी पार्लियामेंट की, यही संविधान सभा की तरह कार्य करती थी, वो वहाँ आते थे और देखते थे। तो ये कह देना कि संविधान जो है वो मेजॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, ये बात भी गलत है। दरअसल कोई भी लॉ जब रवीश बनता है तो उस लॉ में जो लोग पार्लियामेंट में वोट करते हैं वो उसे कभी साइन नहीं करते। पर आपको ताज्जुब होगा कि 24-25 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी को संविधान लागू होने वाला था। संविधान पर 284 मेंबर्स ने साइन किए। जो भारत का संविधान बनाया गया रवीश, उसमें 2 तरह के मेंबर्स थे। कुछ मेंबर्स तो वो थे जो असेंबली से इलेक्ट होके आए थे,
और उसमें हर ग्रुप के लोग थे, हर प्रोफेशन के लोग थे। अगर उसमें एक्सट्रीम हिंदू राइट की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तो उसमें लेफ्ट भी था, सेंटर भी था, उसमें फार्मर्स की भी एसोसिएशंस थी, जमींदार थे, उसमें 90 मेंबर्स जो थे तकरीबन वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के। तो देश के हर वर्ग का संविधान में प्रतिनिधित्व था और संविधान के बनाने की अलग अलग कमेटीज थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स कमेटी है, माइनॉरिटीज कमेटी है। तो वो एक ड्राफ्ट बना के लाते थे, उसके बाद असेंबली में उस पर वोटिंग होती थी और पूरी असेंबली जब उसे पास कर देती थी तभी वो संविधान का हिस्सा बनता थी। जो आखिरी दिन संविधान जिसमें एडॉप्ट किया गया रवीश 26 नवंबर 1949 को, उस दिन कोई वोट नहीं हुआ और वो डेफिनेटली ध्वनि मत से हुआ। लेकिन ध्वनि मत का मतलब ये नहीं है कि उस दिन किसी ने वहां खड़े होकर ये कहा हो कि हम इस संविधान से डिसएग्री करते हैं। दरअसल उस समय भी कुछ लोग देश में थे जो संविधान से और तिरंगा से एग्री नहीं करते थे और आज भी एग्री नहीं करते हैं। और ये कह देना कि संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, वो बदला जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब मान चुकी है कि प्रस्तावना संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है और संसद अपनी सारी यूनानिमसली भी पास कर दे, लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो प्रीएम्बल को संविधान से हटाएंगे या प्रीएम्बल से कोई शब्द हटाएंगे तो वो बिल्कुल असंवैधानिक होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आधी अधूरी जानकारियां बड़े बड़े लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती ने एक यूनिवर्सिटी के भीतर ये बात कही। कायदे से वहीं इसे लेकर बहस होनी चाहिए, मगर कोई डर से बोलेगा भी नहीं और कायदे से लोग अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान के नाम पर उल्टा सीधा कुछ भी आप लोगों तक फैलाते रहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कह रहे हैं कि अल्पमत से पास हुआ तो फिर उस भारत की कल्पना साकार होते देखना शुरू कर दीजिए आप, बल्कि देख भी रहे हैं कि जहां की जनता और छात्र गलत तथ्यों से लैस किए जा रहे हैं। यही नहीं, जिस छात्र ने विश्व भारती के वाइस चांसलर का भाषण रिकॉर्ड कर लिया उसे हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। क्या वाइस चांसलर के भाषण को रिकॉर्ड करना कोई अपराध है? जब टेलीग्राफ ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी से पूछा कि किन नियमों के तहत हॉस्टल से निकाला गया तो अखबार के अनुसार प्रवक्ता ने बताने से इनकार कर दिया। यानी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। आप हर दिन ऐसी बातों को लेकर सहज किए जा रहे हैं। सिस्टम हर दिन आपकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला। यही नहीं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी आगे भी बढ़ती है और एक नोटिस निकाला जाता है और कई जगहों को नो डिस्टर्ब जोन घोषित कर दिया गया। इन जगहों पर धरना प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। लाइब्रेरी, प्रशासनिक भवन और अकादमिक और रिसर्च सेक्शन के क्षेत्र में अब धरना प्रदर्शन छात्र नहीं कर सकेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के भीतर प्रदर्शन के अधिकार और स्थान सीमित किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर आईआईटी बॉम्बे ने भी सर्कुलर निकाला है कि वे एंटी नेशनल गतिविधियों में हिस्सा नहीं लें छात्र। इस सर्कुलर में 15 नियमों की सूची दी गई है जिसका पालन करने को कहा गया है। इस नियम के तहत लिखा गया है कि भाषण, नाटक, संगीत या अन्य गतिविधियां जिनसे छात्रावास का शांत माहौल प्रभावित हो सकता है प्रतिबंधित है। अगर वहां शिक्षक होंगे तब भी इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ वही सामग्री पढ़ी जा सकती है जिसे डीन की मंजूरी हासिल हो। सोचिए, आईआईटी बॉम्बे के छात्र दुनिया भर में फैले होंगे, कई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे। क्या वो उन जगहों पर जाकर अपने छात्रों से कह पाएंगे, अपनी कंपनी में कह पाएंगे, गर्व से बता पाएंगे कि उनके आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा फैसला किया है कि भाषण देने या नाटक करने से पहले संस्थान की अनुमति लेनी होगी और ये फैसला उस लोकतांत्रिक भारत में हुआ है जो अपने आप को विश्वगुरु कहलाना चाहता है? क्या यही लोकतांत्रिक भारत के नए पैमाने हैं? आईआईटी बॉम्बे में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध लंबे समय से चल रहे हैं। शाम को लोग वहां पर छात्र और शिक्षक प्रदर्शन करते थे, वहां कोई हिंसा नहीं हुई। जाहिर है ऐसे नियमों की याद क्यों दिलाई जा रही है? क्या सरकार की नीति का विरोध करना एंटी नेशनल है? वैसे उस सूची में एंटी नेशनल भी परिभाषित नहीं किया गया। क्या यह जरूरी नहीं कि आईआईटी बॉम्बे बताए कि उसके लिए एंटी नेशनल क्या है? एक सर्कुलर का कितना असर होता है? जब हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनीस आईआईटी बॉम्बे गई तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
आईआईटी बॉम्बे के डीन जो स्टूडेंट अफेयर्स के डीन है, उन्होंने एक ईमेल लिखा है स्टूडेंट्स और फैकल्टी को, जिसमें कहा है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी और किसी को भी जो आईआईटी बॉम्बे का रेजिडेंट है, उनको कोई एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। अभी एंटी नेशनल या एंटी सोशल क्या है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। दरअसल स्टूडेंट्स का मानना ये है कि ये ईमेल जो आया है, जो कि ईमेल पे कहा गया है कि ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन है जो हम दोबारा से बता रहे हैं आपको, लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से नहीं है, लेकिन ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई कमेटी नहीं बिठाई थी जिनको लेकर ये नए रूल्स बनाए गए हैं या किसने पास किए, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को कोई नहीं है। पर स्टूडेंट्स का मानना ये है कि जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए थे आईआईटी बॉम्बे के कैंपस पे, उसको मद्देनज़र देखते हुए ये नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। आपको बताया कि आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने सीएए के और एनआरसी के अगेंस्ट या फिर जो जामिया और एएमयू और जेएनयू में जो वायलेंस हुए हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे, जो दिसंबर से लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जो फैकल्टी ने भी उनका साथ दिया था, फैकल्टी ने भी आईआईटी बॉम्बे में जो प्रोटेस्ट किए थे उसके अगेंस्ट ये अभी नए रूल्स बनाए गए हैं, जहाँ पे उनको कहा गया है कि किसी भी एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या है, किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, इसका अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी गई है। इस भावुक दौर में एक ही मुद्दा ऐसा है जिसे लेकर कोई भावुकता नहीं है, वो है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगार भी अब बेरोजगारी के सवाल को लेकर भावुक नहीं है। ये देखने में सही लगता होगा, मगर भीतर भीतर वो परीक्षा का फॉर्म भरता हुआ उसके होने की तैयारी में अपनी जिंदगी खपा देता है। वाकई बहुत परेशान है हमारा युवा। करोड़ों नौजवानों की इस यात्रा को आप किसी भी सरकार के हिसाब से बांट कर देख लीजिए, नतीजा एक ही मिलेगा। इस मुद्दे को खत्म करने में जितना योगदान नेताओं का है, उतना ही नौजवानों का भी। इसलिए बेरोजगारी के आंकड़े समाजशास्त्रीय अध्ययन और संपादकीय विश्लेषण के काम आकर खत्म हो जाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.3% हो गई है, जो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। सबसे अधिक बेरोजगारी शहरों में है और ग्रेजुएट युवाओं में है। CMIE के महेश व्यास ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है कि 2016 से भारत में रोजगार की स्थिति कमोबेश स्थिर है, मतलब बहुत तेज बढ़ नहीं रही है। जनवरी 2016 से 12 राउंड के सर्वे में संस्था ने जो कराए हैं, यह बात उभर कर सामने आई है कि 40 करोड़ के आसपास ही रोजगार का आंकड़ा इधर उधर हो रहा है। इसमें से भी 30 साल के कम उम्र के नौजवानों की संख्या कम होती जा रही है। मतलब यह हुआ कि कम उम्र के नौजवान जो पढ़कर कॉलेजों से निकल रहे हैं, उनके लिए नई नौकरियां नहीं हैं। वो शायद व्हाट्सएप या 2GB में बिजी होंगे, टिकटॉक में, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं, आप समझ नहीं सकते। 65% आबादी 35 साल से कम के हैं। बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं नौकरी कहाँ है, इस पर कोई कुछ नहीं कहता। अगर 30 साल के उम्र की कैटेगरी के रोजगार में 5% की गिरावट आई है तो चिंताजनक है। यही नहीं, महेश व्यास कहते हैं कि वेतन भोगी सैलरीड कैटेगरी में भी देखा गया है कि जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 के बीच वेतन भोगी लोगों की संख्या स्थिर है, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, वहीं की वहीं टिकी हुई है। सोचिए 4-4 साल के बीच इस दौरान 8 करोड़ 60 लाख से लेकर 8 करोड़ 80 लाख के बीच ही ये संख्या है। कुल रोजगार के हिसाब से देखें तो वेतन भोगी वर्ग का हिस्सा घट ही गया है। सोचिए नए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं सैलरीड वाली। 2016 में 30 साल से कम उम्र के जितने युवाओं के पास नौकरी थी, 3 करोड़ युवाओं के पास सैलरी वाली नौकरी थी, 2019 में 50 लाख उसमें कमी आ गई। सोचिए 50 लाख कमी आई है और यह संख्या 2.5 करोड़ तक रह गई है। सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल रही है। इससे अंदाजा मिलता है कि जब सरकारी नौकरी का विज्ञापन आता है, करोड़ों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं, परीक्षा भी देते हैं, मगर नियुक्तियां नहीं होती। उनके साथ जो देश भर में धोखाधड़ी हो रही है, उसका कोई श्वेत पत्र बनाया जाए तो सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहें हवा हो जाएंगी और युवाओं और उनके घर वालों की जो आंखें खुलेंगी, वो खुद अपनी आंखों से सच्चाई नहीं देख पाएंगे।
महेश व्यास बता रहे हैं कि बेरोजगारी के इन आंकड़ों में उन्हें क्या क्या पैटर्न नजर आ रहा है। सितंबर दिसंबर के दौरान बेरोजगारी की दर तकरीबन 7.5% थी। ये निरंतर बढ़ती जा रही है। 2017 के आसपास ये दर करीब 4-5 दशमलव के आसपास 4 से 5% के आसपास थी। 2018 में ये बढ़ कर के 6-6.5 तक पहुंची और अब ये 7.5 पर आकर के रुकी है। तो ये निरंतर बेरोज़गारी की दर जो है बढ़ती जा रही है। शहरों में बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो जो देश भर की जो बेरोज़गारी दर है वो 7.5% के आसपास है, लेकिन गाँवों में ये 6.8% है, लेकिन शहरों में ये 9% है। तो ये 9% बहुत हाई है, और केवल अगर हम 7.5% को देखें तो हमें पूरी तरह से अनुमान नहीं लगेगा कि कितनी बेरोज़गारी शहरों में एक्चुअली है। युवाओं के लिए रोज़गार में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। जो युवा हैं, जो 20 और 24 साल के बीच के युवा हैं, उनके लिए बेरोज़गारी की दिक्कत और ज़्यादा है, और जो पढ़े लिखे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें ये दिक्कत और भी ज़्यादा है। हमारे सर्वे के अनुसार जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है और जिनकी उम्र 20 और 24 के बीच है, उनके बीच बेरोज़गारी की दर 63% थी सितंबर दिसंबर 2019 में। और ये जैसे उम्र बढ़ती है वैसे थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है, जैसे कि 25 और 29 के बीच ये बेरोज़गारी की दर 37% पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी जो लोग 20s में हैं, 20 और 30 के बीच जो हैं, उनमें बेरोज़गारी की दर 43% आती है। ये बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी नज़र आती है यहाँ पर। सारे यदि हम ग्रेजुएट्स देख लें तो उनमें भी बेरोज़गारी 18.5% होती है। तो ये 7.5% का जो बेरोज़गारी का दर हमें मोटा मोटा दिखता है, वो इन बातों को सही ढंग से सामने नहीं लाता। तो हमें इसके और गहराई में जाकर के देखना चाहिए कि दिक्कत है कहाँ। और ये दिक्कत युवाओं में है, और ये दिक्कत पढ़े लिखे युवाओं में ज़्यादा है। और रोजगार ही मुद्दा नहीं है, लेकिन एक नौजवान का व्यक्तिगत संघर्ष तो है। वो लगातार संघर्ष कर रहा है। आप जाकर देखें, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में परीक्षाओं के रिजल्ट निकलते हैं तो नौकरियां नहीं मिलती हैं। रेलवे की जो परीक्षा की जो रिजल्ट हुई थी चुनाव के समय, अभी तक सभी को नौकरी नहीं मिली है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। वैसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 8000 शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बिहार से भी शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बजट आने वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था का कौन सा हिस्सा है जो इस वक्त उम्मीदें पैदा कर रहा है? आप बताइए। ऑटो सेक्टर की खराब हालत से सब सामान्य हो चुके हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में इस तरह के नियमों से आप नॉर्मल हो गए हैं। व्यवहारिक होकर सोचिए, जिस सेक्टर की हालत इतने महीनों में नहीं सुधरी, क्या एक बजट के चंद फैसलों से बदल जाएगी? इंतजार शायद लंबा है। हिमांशु की ये रिपोर्ट देखिए। संदीप, जब से ये आर्थिक मंदी शुरू हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ से ऑटो कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर्स आते थे, उस पर क्या असर पड़ा? पिछले साल से अगर देखें तो 10 से 15% ही शेड्यूल रह गए हैं। जो पिछले साल हमने सेल किया था या जो भी कस्टमर से ऑर्डर आते थे, वो अब 10-15% से ज़्यादा अभी डिमांड नहीं है। तो लास्ट ईयर से अभी हम ऑलमोस्ट 80% के आसपास और 85% के आसपास हमारी जो सेल है ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली, वो डाउन है। पिछले साल सितंबर के दूसरे हफ्ते में आर्थिक मंदी के असर से जूझ रहे L&M ऑटो इंडस्ट्री नाम की कंपनी के मालिक संदीप मल ने एनडीटीवी से बातचीत में ये बात कही थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी कंपनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कलपुर्जे बनाती है। अब संदीप मल कहते हैं, ऑटो कंपनियों की तरफ से डिमांड में सुधार तो आया है, लेकिन पिछले वित्तीय साल के मुकाबले बिजनेस इस साल अब तक 50% तक डाउन है। पिछले 4.5 महीने में क्या बदलाव आया? पहले से तो इम्प्रूवमेंट है।
बट 2018 से कंपेयर करें तो हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। कितना पीछे है आप? अभी हम 50% ऑफ होगा जो 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करेंगे अभी, तो हम ऑलमोस्ट 50% पे होंगे अभी जी। तो अगर हमको 2018 का लेवल आने में हमको फिर 2021 तक जाके ही अभी लगता है कि आएगा। ये पूरा साल भी अभी आने वाला, इसको रिकवरी में ही चला जाएगा। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो 50% तक अभी भी कम है अगर 2018-19 के आंकड़ों को देखें। हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जो भी हम बनाते हैं वो ऑलमोस्ट 50% पे है। दरअसल संदीप मल पर मंदी की दोहरी मार पड़ी है। वो अमेरिका, यूरोप, चीन और पश्चिम एशिया के देशों में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर भी 15% से 20% तक डाउन है। कहते हैं वित्त मंत्री को बजट 2020 में टैक्स में राहत देने पर विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है फॉर प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज को, बट एमएसएमई 97% जो है वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है। उनके लिए अभी भी 30% है। कॉर्पोरेट के लिए 22% हो गया है जो बड़ी कॉर्पोरेट्स है। तो एक वो प्रॉब्लम है दैट गवर्नमेंट हैज़ टू लुक एट। एंड सेकेंडली जो लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप हमारे केस में देखेंगे तो हम जब भी कुछ सामान खरीदते हैं तो हमको जीएसटी लग के आता है, वो हम उसका फिर क्रेडिट लेते हैं, उसके बाद हम उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर हम जब एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद हमको रिफंड अप्लाई करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो 6 महीने का है, पैसा आने में वापस मेरे को। तो उसमें इतना लिक्विड आपका जो पैसा है, इसको अगर सीधा कर दें, सिंपल कर दें कि आप लगे ही नहीं, एज एन एक्सपोर्टर आपको जीएसटी लग के ही ना आए। गवर्नमेंट ने तो हमको वापस देना है, बट उसके कारण हमारे को उतनी तो डाटा एंट्री करनी पड़ती है, फिर रिफंड करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 3% फाइनेंशियल कॉस्ट आता है हमारी कंपनी को। ज़्यादा अभी कंप्लायंस और इनके डर से बैंक वाले भी आजकल पैसे दे के राजी नहीं है, इतना ज़्यादा कंप्लायंस के ऊपर अभी चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर को बजट में। आपके जैसे जो उद्यमी हैं वो आसानी से क्रेडिट एक्सेस कर सकते हैं बैंकिंग व्यवस्था से। एब्सोल्युटली। और लोगों को परचेजिंग पावर बढ़े, सम पर्सनल इनकम टैक्स या कुछ करके वो करें अगर, तो उसका भी असर आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री पिकअप करेगी यहाँ से। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में बदलाव किया जाता है, कुछ रिलीफ दिया जाता है आम आदमी को, तो वो ज़्यादा खर्च करेगा बाजार में और डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो वो आई एम श्योर अभी तो जो किया है उन्होंने उसका इफेक्ट तो अब नए कॉर्पोरेट्स के लिए उन्होंने अगर किया है 15% ये, उसका इफेक्ट आते आते तो 2-3 साल 4 साल लगेंगे। और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अगर आप टैक्स कम करते हैं तो इमीडिएटली मार्केट में इफेक्ट आएगा, लोगों के पास सरप्लस पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा तो इकोनॉमी को रोटेशन चालू होगा। तो लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम वित्त मंत्री के सामने यह है कि हर एक को ही राहत चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का अलग इशूज है, एमएसएमई वगैरह का खास करके। इधर टैक्स कट ऑलरेडी हो चुका है कॉर्पोरेट्स के लिए, लोअर लेवल पे खास करके मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं। टैक्स रेट्स में कमी चाहते हैं क्योंकि डिमांड देश के अंदर भी जनरेट हो। अभी तो हमारा प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो गया, एक तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाना है और एक्सपोर्ट डिमांड, बाहर की चीज़ जो हमें भेजना है वहाँ पे डिमांड हो, उसको कैसे मेंटेन रखें। गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाले उद्योग में इस गिरावट का असली खतरा तब समझ में आता है जब हम पाते हैं कि भारत में ये कारोबार कुल 51.2 अरब डॉलर का है। भारत की 2.3% जीडीपी इसी से आती है और करीब 15 लाख लोग इससे सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। छोटे और मझोले उद्यमी ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साथ आम आदमी पर भी टैक्स का बोझ कम करने पर गंभीरता से विचार करें, जिससे कि आर्थिक मंदी के इस दौर में उन्हें कुछ राहत दी जा सके। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि वित्त मंत्री अपने बजटीय प्रस्तावों में उनके इस मांग को कितना तवज्जो देती हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे सहयोगी अजित के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।